हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड नाइट जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। एंड दिस इज योर प्यारा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बाइन ऑर्गेनिक का 4th क्लास पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक्स पढ़ा था, जैसे पायरिन रिंग पढ़ी थी, और फिर हमने ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम मायोग्लोबिन पढ़ा था, फिर हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हीम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, नॉन हीम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, हेमेरेथ्रिन एंड हेमोसाइनिन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटेलो एंजाइम्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इससे जैसे ही आपका ये बायोऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म होगा, हम इससे बाद में बायोऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे। एक वीडियो हम बायोऑर्गेनिक का क्वेश्चंस के लिए लेके आएंगे, एक छोटा वीडियो, और उसके बाद में फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम हर लेक्चर के साथ एक उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गॉट इट। एंड देन हम फिर ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ओके, गॉट इट। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटेलो एंजाइम्स। Metallo enzymes. So as you know, what is the enzymes? What are the enzymes? Enzymes are nothing but the biological catalyst which are catalyze the chemical reaction in biological system. Means हमारी बॉडी में या कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है, उन रिएक्शन को कैटलाइज जो कैटलिस्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। कैटलिस्ट आप जानते हो, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जनरली रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। और कैसे वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं? वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। लेट्स से दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वन रिएक्शन A to B without catalyst. Without catalyst, and in the presence of catalyst it will become lowered. So this is in the presence of catalyst, this is without catalyst. So इसमें क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड होने में टाइम कम लगेगा। तो ये काम होता है कैटलिस्ट का। ऐसे ही जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। Now, what are the metallo enzymes? Metallo enzymes are the enzymes in which there is a metal included. Means इनमें क्या होता है? इनमें एक प्रोटीन चेन होती है और उसमें एक मेटल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फर्स्ट मेटलो एंजाइम है वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। व्हाट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम? इसमें क्या होता है? इसमें जिंक मेटल होती है, दैट इज जिंक +2, और उससे 3 हिस्टिडीन जुड़े होते हैं। मीन्स ये प्रोटीन के हिस्टिडीन जुड़े होंगे 3, और एक आपका वाटर जुड़ा होता है। जनरली इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। देखो, टेट्राहेड्रल वे में जिंक 3 हिस्टिडीन से जुड़ा है और एक वाटर जुड़ा है। क्योंकि जिंक क्या है? मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूं ऑक्सीजन और जिंक का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और वैसे भी यहाँ पे मेटल जुड़ी है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, या ये हाइड्रोजन। मीन्स व्हाट इज द एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ तक समझा है? अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है टू हाइड्रेट और हाइड्रोलाइज CO2। ये क्या करता है? CO2 को हाइड्रेट करता है। CO2 को क्या करता है? हाइड्रेट मीन्स उसमें वाटर का एडिशन करता है, एंड क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड बना देता है। और दूसरा काम इसका क्या होता है? ये कार्बोनिक एसिड को डिहाइड्रोलेट करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसकी वर्क होता है। और कैसे ये काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या आता है, अब हम वो देखते हैं। ध्यान से देखो, ये है आपके पास
जिंक 2 प्लस वाटर एंड देन 3 हिस्टडीन। नाउ एज यू नो दिस प्रोटोन इज एसिडिक प्रोटोन, तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोटोन यहां से निकलेगा -H प्लस, तो बनेगा आपका जिंक 2 प्लस सॉरी OH, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, या आप लोन पे दिखा दो हिस्टडीन हिस्टडीन हिस्टडीन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो लोन पे है ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये CO2 पे आके अटैक करेगा। CO2 इज दिस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक मारेगा C पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक 2 प्लस OH, और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा CO माइनस देन 3 हिस्टडीन। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एडिशन ऑफ CO2 हुआ। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड स्टेप में जो वाटर है, वाटर आके, क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है ना, हाइड्रेशन हो रहा है CO2 का, तो वाटर आएगा, वाटर आके अटैक मारेगा जिंक 2 प्लस पे, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक साइड, सो ये आपका बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा ना, तो ये आपका यहाँ पे अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, बनेगा क्या आपका जिंक 2 प्लस OH देन 3 हिस्टडीन। तो आपका अगेन क्या बन गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बन गया, और प्लस आपको क्या मिल गया, यहाँ से ये HCO3 माइनस, और जब इससे प्रोटोन आके इससे रिएक्ट करेगा तो बना लेगा आपका H2CO3, एंड दिस इज नथिंग बट कार्बोनिक, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज योर कार्बोनिक। ओके, समझ में आया मैकेनिज्म, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। तो देखो क्या क्या हुआ, फिर से देख लो, 3 हिस्टडीन यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे वाटर प्लस H2CO3। देखो फिर से देखो, सबसे पहले क्योंकि ये हाइड्रोजन इसका एसिडिक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो CO2 पे अटैक मारेगा, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद में एडिशन ऑफ CO2 हुआ, एडिशन ऑफ CO2 होने के बाद में उससे बाद में क्या हुआ, आपका वाटर अटैक मारेगा, क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है, जिंक पे अटैक मारेगा, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो ये आपका यहाँ से ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर निकल जाएगा, और आपका फिर से आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मिल जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली रिएक्शन को एनहांस करते हैं, उसके बाद में वो एज इट इज बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा। सो दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ CO2। आए यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत, इसमें क्या है, आपका जिंक है, जिंक 2 प्लस है, और जिंक 2 प्लस पे आपका, अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, जिंक 2 प्लस है, और जिंक 2 प्लस पे एक वाटर जुड़ा है और 3 हिस्टडीन जुड़ा है, जो वाटर का H है ये आपका प्लस है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 स्टेप रिएक्शन हुई है, इसके बाद में हम दूसरे एंजाइम पे आते हैं, बता लो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सेकेंड वन इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइड, देखो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जिंक 2 प्लस होता है, इधर इससे एक वाटर जुड़ा होता है, यहाँ पे आपके 2 हिस्टडीन जुड़े होते हैं, और एक ग्लूटामिक एसिड जुड़ा होता है, ठीक है ना। बस क्या करना है, जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज था उसमें से एक हिस्टडीन निकाल के यहाँ पे एक ग्लूटामिक एसिड जोड़ना है, वही सेम स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका यूज क्या होता है, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो जनरली जो हमारी प्रोटीन्स होती है उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन, और वो भी किधर से, C टर्मिनल से, मीन्स ये C टर्मिनल से आपका जो एमाइड बॉन्ड लिंकेज होगा उस लिंकेज को ब्रेक करेगा और वहां से एमिनो एसिड को हटाएगा, फिर नेक्स्ट C जो बनेगा, फिर वहां से फिर से हटाएगा, फिर नेक्स्ट ऐसे क्या करता है, ये कंप्लीटली प्रोटीन को क्या करता है, डिग्रेडेट कर देता है। ओके,
अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कब तक ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन जब तक होगी जब तक आपका कंप्लीटली प्रोटीन क्या ना हो जाए, हाइड्रोलाइज ना हो जाए, क्योंकि सी टर्मिनल आपका हमेशा उसमें रहेगा। तो जब तक आपको लास्ट एमिनो एसिड ना मिल जाए तब तक वो रिएक्शन होती रहेगी। तो ये काम होता है आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन चेन फ्रॉम सी टर्मिनल। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, सुना ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इसमें जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं वो होते हैं 307 एमिनो एसिड्स। इस एंजाइम में 307 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 34500। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। गॉट इट? अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि कैसे ये हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को। So this is one protein NH CO CH R then NH then CO then CH R1 then CO then NH then CH then CO then OH then this is R1, this is R. So this is your one peptide, or you can say protein. This is your protein. So this is the C terminal of protein. This is the C terminal, and this is the N terminal. देखो इधर NH है ना, तो N terminal, ये C terminal है प्रोटीन का। अब मैंने क्या बताया, ये हाइड्रोलाइसिस करेगा प्रोटीन का, किधर से? फ्रॉम C टर्मिनल। तो C टर्मिनल की साइड देखते हैं हम, एमाइड बॉन्ड कहाँ पे है? ये रहा है, ये आपका एमाइड लिंकेज है। तो क्या करेगा, ये इस एमाइड लिंकेज को यहाँ से ब्रेक कर देगा और क्या जोड़ देगा? वाटर, HOH। तो क्या बनेगा? देखो NH CO CH R NH CO CH R देन CO OH। OH इधर आकर जाएगा, प्लस क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा NH2 CH R2 CO OH। मीन्स आपका इधर से एक एमिनो एसिड ब्रेक हो गया। अब भी देखो, इधर आपका सी टर्मिनल है, इधर आपका एन टर्मिनल है, फिर से क्या हो जाएगा? फिर से क्लीवेज हो जाएगा। ये आपका NH बॉन्ड, इधर आपका OH देन H, ब्रेक होके क्या मिलेगा? NH CO CH R NH2 प्लस CO OH देन CH R देन CO, दिस इज योर R1 देन OH। ओके, अब क्या हुआ? सी टर्मिनल से फिर से आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया, फिर ये बन गया। अगर इसमें फिर से बचा हुआ है, ठीक है ना, फिर से बन जाएगा। अब देखो, अब ये आपका प्रोटीन नहीं है, ये आपका एक एमिनो एसिड हो गया, इसमें कोई सी टर्मिनल नहीं है, तो इसमें नेक्स्ट आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन, जो आपका प्रोटीन होता है उसको सी टर्मिनल से हाइड्रोलाइसिस को कैटलाइज करता है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैटलाइज उतार लो। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सापेप्टाइडेज। एक्सापेप्टाइडेज कुछ नहीं जाता ना नाम इसका, एक्सापेप्टाइडेज। उतार लो। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। हमने ओके, आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर LADH, लीवर एल्डिहाइड डिहाइड्रोसिनेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट इज योर LADH, योर लीवर लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोसिनेज एंजाइम। लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोसिनेज एंजाइम। कोई दिक्कत? समझाना? LADH। ओके, so what is the structure of this? Structure is, here is zinc 2+, then here water,
attached to this, then one histidine, sorry इसे निकल जाने के पहले, ओके। सो वन हिस्टिडीन जुड़ा होगा और दो सिस्टीन यहाँ पे जुड़े होंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, G+2 एक्टिव साइड पे होगा, एक वाटर होगा, दो सिस्टीन और एक हिस्टिडीन जुड़ा होगा। ये है आपका LADH का स्ट्रक्चर, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। गॉट इट? कर लोगे? ओके। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस LADH? So use of LADH is it hydrolyze or sorry it catalyze the oxidation of primary and secondary alcohol to aldehyde and ketone। ये क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जो एल्डिहाइड और कीटोन में रेस्पेक्टिवली जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ये उसे क्या करता है? कैटलाइज करता है बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू NAD। ठीक है ना? ये क्या करता है? NAD प्लस जो होता है उसे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करके और कैटलाइज करता है। किसे कैटलाइज करता है? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। लेट्स से आई हैव प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। सो ये क्या करेगा? इससे तो कीटोन, ये इसका जब ऑक्सीडेशन हो गया तो कीटोन में चेंज होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये तो एल्डिहाइड में चेंज होता है। ओके, ये जो ये रिएक्शंस हो रही है, इन रिएक्शन को कैटलाइज करता है और कैटलाइज कैसे करता है वो आप मैकेनिज्म में देखोगे। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। मैकेनिज्म है आपका RCR'OH। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब क्या होगा? मैंने कहा ये क्या करता है? कैटलाइज करता है रिएक्शन को हाइड्राइड ट्रांसफर से। तो यहाँ से ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है NAD+ को और क्या बना लेता है? RCOHR' एंड हियर दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड आपका NADH बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर क्या होगा? फिर जो O के ऊपर लोन पेयर है वो यहाँ पे आएंगे और बनेगा आपका RCR', क्योंकि C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, अनस्टेबलाइज है, तो आपका बनेगा OH+। ना O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दैट इज अगेन अनस्टेबलाइज, तो यहाँ से क्या होगा? ये आपका H क्या हो गया? निकल जाएगा, एसिडिक हो गया, तो H एसिडिक हो गया तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, यहाँ से H निकलेगा तो बनेगा RCR'। देखो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया? कीटोन बन गया। इस रिएक्शन को किसने कैटलाइज किया? LADH ने, बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू NAD+, और क्या बनता है? NADH। गॉट इट? दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ LADH। ओके, फिर से देखो, LADH क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को कैटलाइज करता है बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द NAD+। गॉट इट? ओके, यहाँ तो उतार लो, मिटा दो। ओके, अब देखो, मोस्ट ऑफ द जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनमें Zinc2+ ही एक्टिव साइट पे यूज होता है। मीन्स जो मेटल यूज होते हैं वो Zinc2+ ही होते हैं मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में। क्यों होता है? वो इसकी कुछ फीचर्स के कारण होता है। क्यों? देखो, इस पे Zinc2+ पे 2 पॉजिटिव आयन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? D10 होगा। सो ये D10 क्या होगा? आपका स्टेबलाइज होगा। ठीक है ना? तो इसमें कोई भी लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे नो लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन। और क्योंकि Zinc2+ है तो Zinc2+ का कोई भी रिडॉक्स स्टेट नहीं होगा, कोई भी इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा। ओके, और इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, देखा है आपने, सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देते हैं। ठीक है ना? और ये एज अ लुईस एसिड बिहेव करता है। यहां तक समझ में?
कोई दिक्कत? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो यहाँ पे जिंक 2+ है, ये हार्ड एसिड के बॉर्डर लाइन पे है, बॉर्डर लाइन ऑफ हार्ड। तो ये हार्ड एसिड के बॉर्डर लाइन पे है, इसका मतलब ये हार्ड बेस से भी रिएक्शन कर सकता है और हार्ड सोफ्ट बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। दैट्स वाई ये आपका एस्पार्टिक एसिड से भी जुड़ सकता है, ये ग्लूटामिक एसिड से भी जुड़ सकता है, ये आपका हिस्टाडीन से भी जुड़ सकता है, जो सब आप पीछे देख चुके हो, ठीक है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, इससे कोई सा भी आपका एमिनो एसिड जुड़ सकता है। फिर से देख लो, D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई स्टेबलाइज है, तो कोई भी लिगैंड फिल्ड स्टेबलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। जिंक 2+ है तो इसका यहाँ पे कोई भी रिडॉक्स स्टेट नहीं होता, कहीं भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें नहीं होता। और आपका ये टेट्राहेड्रल है, लुईस एसिड है ये। और जिंक 2+ का आपका क्या होता है, ये हार्ड बेस के हार्ड एसिड की बॉर्डर लाइन पे होता है, तो ये आपका हार्ड बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, सॉफ्ट बेस से भी, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड को भी अटैच करता है खुद से, ग्लूटामिक एसिड को भी अटैच करता है, हिस्टाडीन को भी अटैच करता है, और आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले ये आपका सिस्टीन को भी अटैच करता है। जैसे कि आपने देखा था, सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेज में 3 हिस्टाडीन जुड़े होते, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में एक ग्लूटामिक एसिड आगे जुड़ गया, और उससे बाद में जो आपने अभी पढ़ा है रेडियस, वहाँ पे आपका 2 सिस्टीन आगे जुड़ गए थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट है आपका प्रोक्सीडेज एंजाइम, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोक्सीडेज एंजाइम क्या होता है? प्रोक्सीडेज एंजाइम, इसमें देखो वही होगा, इसमें क्या होता है, Fe होता है, Fe3, और वो आपका पोरपायरिन रिंग में अटैच होता है ऐसे। फिफ्थ पोजीशन पे आपका वाटर जुड़ा होता है, 6th पोजीशन पे हिस्टाडीन जुड़ा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं मायोग्लोबिन के जैसे दिख रहा है, बस डिफरेंस क्या है, मायोग्लोबिन पे जो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सेकंड होती है, +2 होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्सीडेज एंजाइम। Fe3 आपका 5th पोजीशन पे वाटर से जुड़ा होता है, 6th पोजीशन पे हिस्टाडीन से जुड़ा होता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? सो ये क्या करता है, ये किसी भी कंपाउंड के, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है बाय द यूज ऑफ H2O2। ये H2O2 का यूज करके कंपाउंड्स का क्या करता है, ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव वन कंपाउंड AH2 प्लस 2H2O2, प्रोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, A+2H2। फिर से देखो क्या कर दिया इसने, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, यहाँ पे इससे क्या बना दिया, H2O यहाँ से निकाल दिया। एज यू नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। यहाँ से हाइड्रोजन का इससे रिमूवल हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, कोई दिक्कत? तो ये क्या करता है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है बाय द यूज ऑफ H2O, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो दिस इज योर प्रोक्सीडेज एंजाइम। सबसे पहले क्या होगा, H2O2 इससे रिएक्ट करेगा। H2O2 जनरली क्या करता है, एक इन सितु H2O2 इन सितु प्रिपरेशन देता है और आपका क्या बना देता है, ऑक्सीजन देता है आपको, इनिशिएट ऑक्सीजन दे देता है, जो क्या करता है, इस पे जाके अटैक करता है PrFe, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आपका यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इससे बाद में जो आपका कंपाउंड है जिसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, ये उस पर अटैक करता है और आपका एंजाइम ऐसे ही बाहर निकल जाता है, प्लस आपका इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि इसने क्या किया, H2O2 की हेल्प से क्या कर दिया, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है ना। बस यहाँ पे H2O2 का काम क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत? कर लोगे, सिंपल है, उतार लो।
उतारो। वाले ओके। इससे नेक्स्ट है आपका कैटालेज एंजाइम। क्या है? कैटालेज एंजाइम। देखो कैटालेज एंजाइम में क्या होता है? कैटालेज एंजाइम में एंजाइम इज द टेट्रामर ऑफ प्रोक्सीडेज एंजाइम। जो आपका प्रोक्सीडेज एंजाइम था, इसमें प्रोक्सीडेज की 4 यूनिट एक साथ जुड़ी होती है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन O2 एंड वाटर। मीन्स H2O2 का वाटर और ऑक्सीजन में जो आपका डिकम्पोजिशन होता है, ये उसका क्या करता है? कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। मीन्स ये जो है H2O2 के डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करता है। क्या होता है? इसमें 4 यूनिट आपकी प्रोक्सीडेज एंजाइम की जुड़ी होती है। कोई दिक्कत? कर लोगे? ठीक है ना? सिंपल है, कर लेना। मिटा दो। ओके। नेक्स्ट है आपका जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। जैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। देखो क्या होता है जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि आपका नेट जेआरएफ में पूछा भी जा चुका है और आगे पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में आपका पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो होता क्या है जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम? ये क्या करता है? एक कंपाउंड होता है आपका जैंथीन। ये जैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर से देखो, ये जैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैंथीन को यूरिक एसिड, या आप ऐसा कर सकते हो, ये जैंथीन के यूरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन होता है, जैंथीन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो यूरिक एसिड बनता है। जैंथीन का जो यूरिक एसिड में जो कन्वर्जन होता है, ये उसे कैटलाइज करता है। एंड वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखो यूरिक एसिड मेरी बॉडी से रिलेटेड है, अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में पेन, जॉइंट पेन होने लगता है। ठीक है, वहां पे एक मेडिसिन ली जाती है, वो हम पढ़ेंगे, दैट इज आलूपुरिनॉल। हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या काम करता है, ठीक है ना? और देखते हैं। देखो ये 2 यूनिट से बन के बना होता है, या 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, और एक यूनिट में क्या होता है? एक MO होता है प्लस 2 Fe2S2 होते हैं प्लस एक FAD होता है। ये प्रेजेंट होता है एक यूनिट में, और 2 यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 3 lakhs होता है। कितना होता है? 3 lakhs। ओके, इसका हम देख लेते हैं यूज। दिस इज योर जैंथाइन, दिस इज योर जैंथीन। यहां पे मैं लेता हूं जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये क्या करेगा? ये बन गया आपका यूरिक एसिड। क्या हो गया? यूरिक एसिड। फिर से ध्यान से देखो, क्या करता है? जैंथीन का जो यूरिक एसिड में जो कन्वर्जन है, ये उसे क्या करता है? जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम उसे कैटलाइज करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें जॉइंट पेन होने लगता है। क्या होने लगता है? जॉइंट पेन होने लगता है, और उसके लिए जो मेडिसिन ली जाती है, दैट इज योर आलूपुरिनॉल। आप याद कैसे रख सकते हो? आलू पूरी तो आपने खाया ही होगा। आलू पूरी ऐसे आप, ठीक है ना? ये मेडिसिन है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसे उसकी रोकथाम के लिए ये मेडिसिन है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आई होप कैमरे में सब क्लियर दिख रहा होगा आपको।
ये स्ट्रक्चर है आपका आलू पुदीना, ठीक है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 1-2 बार पूछा जा चुका है और भी आपका पूछा जा सकता है। ओके, एंड डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हो। एंड प्लीज रिवाइज इट एंड रिमेंबर इट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका हमेशा 10 to 15 मार्क्स में आपका बायो ऑर्गेनिक पूछा जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।